नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पाकिस्तान की सीमा के करीब भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। जोधपुर एयरबेस पर भारत और फ्रांस की वायुसेना गरुड़ साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस युद्ध अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण है राफेल। जहां एक और भारत और फ्रांस का राफेल आसमान की अनंत ऊंचाई में रणकौशल दिखाएंगे, तो वहीं भारत और फ्रांस के संयुक्त युद्ध अभ्यास में राफेल के साथ साथ सुखोई, जगुआर और तेजस जैसे फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं इस वॉर एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, अवॉक्स विमान और हवा में तेल भरने वाले टैंकर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल, जिसके बेमिसाल रणकौशल से दुनिया दंग है। चारों दिशाओं में गूंज रहा है सुखोई 30 MKI का शौर्य। जंगबाज जगुआर भी दिखा रहा है प्रचंड दमखम। तेजस के तेज से पहले ही दुनिया हैरान है। भारतीय वायुसेना की ये ताकतवर फाइटर जेट पश्चिमी सीमा पर गरज रहे हैं। आसमान में अपनी बेमिसाल फुर्ती और किसी भी जंग में जीत का पताका लहराने का हुनर पेश कर रहे हैं। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से चल रहा गरुड़ 7 युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। गरुड़ 7 वॉर एक्सरसाइज में फ्रांस के राफेल के अलावा भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर और तेजस फाइटर जेट अपना जौहर दिखा रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अवॉक्स विमान और हवा में तेल भरने वाले टैंकर भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स का युद्धाभ्यास थल सेना के युद्धाभ्यास से कई मायनों में अलग होता है। इसमें थल सेना के समान गोला बारूद काम में नहीं लिया जाता। तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस युद्धाभ्यास में भी टारगेट पर हमले बोले जाते हैं, लेकिन डमी मिसाइलों के जरिए निशाना कितना सटीक रहा, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। जमीन पर वापस आने के बाद डेटा निकालकर इसकी जांच की जाती है और इसके बाद सभी पायलट्स को उनकी कमियों के बारे में बताया जाता है। नाउ ये जो युद्ध अभ्यास हैं, इनकी बहुत बड़ी जो है महत्वता है, क्योंकि इन युद्ध अभ्यास के दौरान हमारे को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम जो अपोजिंग दूसरी फोर्सेज हैं उनसे सीखते हैं और वो हमसे सीखते हैं, और उससे हमारे जो है जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है और जो हमारी टैक्टिक्स हैं, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, उन सब में बहुत ही जो है एक तरह से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। क्योंकि सारी चीज़ें हम भी नहीं जानते, सारी दूसरे पक्ष को भी नहीं मालूम है, तो हम एक दूसरे से सीख कर ही जो है अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और अपनी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी को और भी एनहांस करते हैं, मजबूत करते हैं। जोधपुर में चल रहे भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए दोनों एयरफोर्स के पायलट्स एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मुश्किल हालातों में चूक की कोई गुंजाइश न रहे। इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं? इंडियन एयरफोर्स और देश के पायलटों को कितना फायदा मिलेगा? दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच गरुड़ सीरीज के 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं और उनमें से 3 भारत में और 3 फ्रांस में हुए हैं। साल 2003 में पहला युद्धाभ्यास वायुसेना स्टेशन ग्वालियर में हुआ था। तीसरा वॉर एक्सरसाइज साल 2006 में कलाई कुंडा में हुआ, जबकि साल 2014 में 5वां युद्धाभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि साल 2014 में जोधपुर में हुए युद्धाभ्यास के बाद ही भारत के राफेल खरीदने के सौदे ने तेजी पकड़ी थी और आज राफेल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुका है। जोधपुर के आसमान में 2 साल पहले भारत और फ्रांस के फाइटर जेट राफेल के बीच रोमांचक मुकाबला हो चुका है। डेजर्ट नाइट नाम का ये युद्ध अभ्यास
जोधपुर एयरबेस पर हुआ था। जोधपुर एयरबेस काफी पुराना होने के साथ ही पश्चिमी सीमा का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस भी माना जाता है। जोधपुर एयरबेस को युद्धाभ्यास के लिए क्यों चुना गया? वॉर एक्सरसाइज में विमानों के समूह को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक दुश्मन का और एक मेजबान का। इसके बाद शुरू होती है आसमान में मशक्कत। आसमान में दोनों टीमें अपना अपना दायरा तय कर लेती हैं, जिसके बाद एक दूसरे के इलाकों में दाखिल होने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर काल्पनिक लक्ष्य पर न केवल हमला करना होता है, बल्कि दुश्मन देश के फाइटर्स को खुद को बचाते हुए सकुशल वापस भी लौटना होता है। जोधपुर में चल रहे भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच अनुभवों का आदान प्रदान तो होगा ही, साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल आयोजित करने वाला है। ये 15वां मौका होगा जब दोनों देश एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। ये सैन्य अभ्यास बर्फीले इलाके में होगा और वो भी ठंड के दिनों में। गलवान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भारत ने खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। देखिए, गलवान समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, लिहाजा अगर आगे भी ऐसी भिड़ंत की नौबत आई तो भारतीय जवान पहले से करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे और शायद इसी के लिए उत्तराखंड में यह युद्धाभ्यास होगा। उत्तराखंड में भी घिरेगा चीन, फिर कांप उठेगा ड्रैगन। एलएसी के पास भारत अमेरिका दिखाएंगे दम। जी हां, चीन को घेरने के लिए भारत का एक और प्लान तैयार हो चुका है। इस बार इसे अमली जामा पहनाया जाएगा उत्तराखंड के औली में, जहां 15 नवंबर से मिलिट्री ड्रिल शुरू होगी। बड़ी बात यह है कि इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका भी शामिल हो रहा है, यानी चीन के दुश्मन देश अमेरिका के भारत आने और वो भी चीन सीमा के पास पहुंचने से जिनपिंग की सेना में हड़कंप जरूर मच रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अच्छा है, क्योंकि आपकी जितने कंटीजेंसीज हैं वो प्लान्स का हिस्सा है। ये कंटीजेंसी जब यदि वॉर एस्केलेट होती है तो कंटीजेंसी में ये आनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस भी होगा। चाइना के लिए बहुत बड़ा डिटरेंस है। भारत ने इससे पहले 2014, 2016 और 2018 में भी उत्तराखंड में इसी तरह के सालाना अभ्यास की मेजबानी की थी, लेकिन उन सभी अभ्यासों को थोड़े निचले इलाकों में आयोजित किया गया था। उस दौरान एलएसी से दूरी 300 किलोमीटर की रही, लेकिन इस बार ये अभ्यास चीन के गिरेबा में झांक कर होगा। दरअसल भारत और अमेरिका की सेनाएं एलएसी के पास ये हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इसकी दूरी चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर भी नहीं होगी। ये सैन्य अभ्यास 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, यानी 2 हफ्तों तक चीनी सेना की जान हलक में अटकी रहेगी। अमेरिकन ट्रुप्स की एक्सरसाइजेस उत्तराखंड में तकरीबन 2-3 बार हो चुकी है। एक में मैं एडीजी इन्फेंट्री रहा हूं, मैंने खुद उनके साथ ये किया हूं, एक्सरसाइज किए हैं, और इसी तरह जो कुमाऊं का रानी खेत का क्षेत्र है वहां हुआ है एक तरह का एक्सरसाइज। ये पूरा युद्धाभ्यास करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। कहा जा रहा है कि इस अभ्यास में दोनों देशों के करीब 700 सैनिक शामिल रहेंगे, यानी एक तरफ से 350 जवान होंगे। इनके सामने पहाड़ों और बेहद ठंडे इलाकों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में चुनौती रखी जाएगी, ताकि वो युद्ध की अपनी तैयारियों को परख सके। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हर साल ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक साल ये एक्सरसाइज भारत में करवाई जाती है और दूसरे साल अमेरिका में आयोजित होती है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में हुआ था, इसलिए इस साल ये एक्सरसाइज भारत में होगी।
तो हमारा जो डायरेक्ट 100% इन्वॉल्वमेंट के अलावा रिस्ट्रेन्ड इन्वॉल्वमेंट प्लस हमारी जो अपनी है कि बायलैटरल हमारा प्रॉब्लम है, इंडो पैसिफिक में क्वाड रहेंगे क्योंकि हमारा ओपन एंड फ्री होना चाहिए। तो बहुत सारी हम भी बड़े संभल के बड़ा फूक करके, और क्योंकि देखिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चाइना का यदि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में होता है, यदि इंडो पैसिफिक में बढ़ाता है तो जरूर सारी फोर्सेस जो इस इलाके में कर रही हैं जद्दोजहद और स्ट्रैटेजिक जो अलायंसेस नहीं है, मिलिट्री अलायंसेस कहीं नहीं है, मगर हाँ वो जो साथ मिलकर के जब आते हैं और उसको किया जाएगा, उसको फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड ऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी, मगर जो हमारी ये है जो हमारी बॉर्डर्स की है उसके अंदर में हमारी क्लियरिटी है, वो हम खुद हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके ऊपर हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं। चीन लंबे समय से निगाहें भारतीय इलाकों पर टिकाए हुए है, लेकिन अब वो हर तरफ से घिरता दिख रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन सीमा के पास माणा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनमें 2 सड़क प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इनसे सेना को सरहद के पास तुरंत पहुंचने में काफी आसानी होगी। सेना के जवान साल भर अब इस कठिन पहाड़ी इलाके में पहुंच पाएंगे। यानी एक तरफ सड़क परियोजनाओं से चीन की आफत बढ़ेगी, तो दूसरी ओर सीमा के पास भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास भी उसके लिए खतरे की घंटी होगा। चीन के लिए संदेश साफ है, वो संभल जाए। भारत अब पलटवार का पूरा दमखम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत का पड़ोसी देश चीन अपने आसपास किसी न किसी से उलझता रहता है। एक तरफ वो जापान से उलझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान पर भी वो अपना दावा बताता रहा है। इन सब के बीच भारत के साथ भी वो कहीं ना कहीं टकराने की कोशिश में लगातार रहता है। ऐसे में भारत सरकार चीन सीमा पर होने वाली किसी भी हलचल को हल्के में नहीं लेना चाहती। लिहाजा लद्दाख में भी अब आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस इलाके के लिए एक खास रणनीति बनाई गई है। न्योमा में नई एयरफील्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गलवान भिड़ंत के बाद भारत अब कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। ये एयरफील्ड चीन सीमा के पास रणनीतिक तौर पर काफी अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि वहां पर एयरफील्ड पहले से ही है, लेकिन नई एयरफील्ड भी इस इलाके में सेना को और मजबूत करेगी। असल में एलएसी से इसकी दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे में ये नई एयरफील्ड वायुसेना की क्षमता कई गुना तक बढ़ा देगी। वहां लड़ाकू विमानों के तुरंत उतरने और उड़ान भरने में मददगार भी ये साबित होगी। इसके अलावा चीन के साथ जो ये पूरा विवाद है, इसके दौरान न्योमा एयरफील्ड का इस्तेमाल हुआ था। वैसे इसी एयरफील्ड में पहले चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी उतर चुके हैं। तो इन सब के बीच सेना को मजबूत करने के इरादे से अब वहां पर सड़क प्रोजेक्ट पर भी खास ख्याल दिया जा रहा है, खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सेना के हथियार और दूसरी चीजें सड़क के रास्ते में भी वहां लाने में अहम भूमिका यहां पर निभाए। यानी कि जमीन से हवा तक सेना, वायुसेना को मजबूत बनाने की कोशिश अब यहां से और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ते भारत के लिए एक गुड न्यूज है। गुजरात के वडोदरा इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इसके लिए टाटा के एयरबेस के साथ एक डील भी हुई है। इस डील के तहत गुजरात में C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया और स्वदेशी विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में 30 अक्टूबर को इसकी आधारशिला रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। देश में बनने जा रहा है वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एयरबस और टाटा मिलकर बनाएंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जी हां, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी पर कदम दर कदम बढ़ते जा रहे भारत के लिए गुड न्यूज आई है। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है। खास बात है
कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। ये पहली बार है जब C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण यूरोप के बाहर होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीएम मोदी रविवार यानी 30 अक्टूबर को वडोदरा में इसके प्लांट की आधारशिला रखने वाले हैं। आपको बताते हैं इस एयरक्राफ्ट की कुछ खासियतें। खास है C-295 एयरक्राफ्ट। C-295M एक ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। नया C-295 एयरक्राफ्ट पिछले CN-235 ट्रांसपोर्टर का एक अपग्रेड है। इसमें एक विशिष्ट हाई विंग और रियर लोडर डिजाइन है। विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। इसकी पेलोड क्षमता 10,000 किलोग्राम तक है, जिसका मतलब है कि विमान लगभग 10 टन का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। ये 320 मीटर के लैंडिंग रन से उतर सकता है। छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते ये दुर्गम जगहों तक सैनिकों और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। विमान लगातार 11 घंटों तक उड़ान जारी रख सकता है। विमान में 70 सैनिक ट्रूप्स, 50 पैरा ट्रूप्स और 5 पायलट की भार क्षमता है। C-295 विमान को वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एग्जीक्यूशन, सैन्य संचालन, हवा से हवा में ईंधन भरने के साथ साथ नागरिक और मानवीय मिशन के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हर तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए एयरक्राफ्ट उपयोगी है। विमान में एक रिमूवेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम भी होता है, जिसका वजन 1500 किलोग्राम है। यह अतिरिक्त फ्यूल टैंक एक ऑपरेटर कंसोल और 100 फीट लंबी होज ड्रम यूनिट से लैस है। यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस होगा। विमान में रियर रैंप डोर होगा, जिससे भारी सामान या ट्रूप्स को ऑपरेशन के दौरान सीधे नीचे गिराया जा सकेगा। एयरक्राफ्ट उन इलाकों में उड़ान भरने के लिए बेहद उपयोगी होगा जहां बड़े और हैवी एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकते। प्राकृतिक आपदा के समय ये एयरक्राफ्ट काफी कारगर होंगे। इनके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को आसानी होगी। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें पुराने एब्रो 748 की जगह C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हुई थी। 56 विमानों की मांग की गई थी। इनमें से 16 स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 16 एयरक्राफ्ट रेडी कंडीशन में सौंप दिए जाएंगे। देश में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी। आपको बता दें कि स्पेन ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए कैनरी द्वीप समूह को मेडिकल आपूर्ति पहुंचाने के लिए 2 C-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान तैनात किए थे। इसी से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है हिंदुस्तान में ही इनका निर्माण पीएम मोदी के लगातार डिफेंस फील्ड को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने की कड़ी में एक शानदार कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस रफ्तार से डिफेंस सेक्टर में भारत का रुतबा बढ़ा है, उसी रफ्तार से डिफेंस सेक्टर में भारत का डंका भी बज रहा है। कैसे? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, नौकरियां रोजगार देने के मामले में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री दुनिया में सबसे आगे है। स्टेटस्टा की एक रिपोर्ट में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया गया। ये अपने आप में गुड न्यूज। इस मामले में अमेरिका दूसरे और चीन तीसरे नंबर पे। दोनों बड़े देश भारत से पीछे। स्टेटिस्टा के मुताबिक भारत सरकार ने रक्षा विभाग में 29.2 लाख लोगों को नौकरी दी है। तो ये नौकरियां तीनों सेनाओं के सभी डिपार्टमेंट में दी गई है। देखिए, भारत के बाद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री का नंबर आता है और यहां पर 29.1 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। तो वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 25 लाख लोगों को नौकरी दी है। यह दावा जर्मन कंपनी स्टेटिस्टा का है। स्टेटिस्टा जर्मनी की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में अलग अलग आंकड़े डेटा के अनुसार यहां पर जारी करती है। तो आइए अब आपको बताते हैं सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों के नाम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर है और इसके बाद चीन का नंबर आता है और तीसरे पायदान पर हमारा देश भारत है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2021 में
अमेरिका का सैन्य खर्च $801 बिलियन था, तो वहीं चीन ने अपनी सेना के लिए $293 बिलियन और भारत ने $76.6 बिलियन खर्च किए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।